हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भ्रांत तर्क को देखने वाले हैं। आज की कक्षा में हम भ्रांत तर्क को समझेंगे। इसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, भ्रांत है, भ्रांतियाँ है जो वास्तविक नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क। तो देखते हैं हम भ्रांत तर्क को। मनुष्य जैसा भावनात्मक या संवेगात्मक व्यवहार करता है उसका औचित्य भ्रांत तर्क द्वारा स्थापित करता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं को करता है और इन क्रियाओं के प्रति समाज की कुछ अपेक्षाएं होती है। जब समाज की अपेक्षाएं एवं व्यक्ति की क्रियाओं में अंतर पड़ता है या अंतर होता है, तब व्यक्ति का प्रयास होता है कि वह अपनी क्रियाओं का औचित्य प्रस्तुत करे। यह औचित्य प्रस्तुत करना ही भ्रांत तर्क है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हम कोई क्रिया करते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई व्यवहार करते हैं, परंतु वह व्यवहार समाज की अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता, समाज की अपेक्षा के विपरीत होता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारे द्वारा किए हुए व्यवहार को हम सत्य, अच्छा या सद्व्यवहार स्थापित करने के लिए कुछ तर्क देते हैं, और उन तर्कों के पीछे कोई भी तर्क नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, जो सत्य से कोसों दूर है, सत्य से परे है, ऐसे तर्क हम देते हैं। और यही तर्क क्या कहलाते हैं, भ्रांत तर्क। जब हम हमारे द्वारा किए हुए समाज अपेक्षित व्यवहार या हमारे द्वारा किए हुए समाज के द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार है, उस व्यवहार के विरोध में किया हुआ व्यवहार, या हमारे द्वारा किया हुआ ऐसा व्यवहार जो समाज द्वारा अपेक्षित नहीं था, समाज द्वारा स्वीकृत नहीं था, समाज जिस व्यवहार की अनुमति नहीं देता है, ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क। जिसमें हम अपनी बात को सही मानने के लिए दुनिया भर के तर्क देते हैं, दुनिया भर का अपने तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं दुनिया भर के, तो वह हो जाते हैं भ्रांत तर्क, जिसमें व्यक्ति स्वयं का बचाव करता है। वे झूठे हो सकते हैं, झूठे होते हैं। ठीक है, तो ये है भ्रांत तर्क। अब भ्रांत तर्क को हम और विस्तार से समझो। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री दोनों पति पत्नी, तो पति पत्नी के मध्य विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, और पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। पत्नी की पिटाई करने के बाद जब समाज के प्राणियों द्वारा या समाज के अन्य लोगों द्वारा उसे इस बारे में पूछा जाएगा या उसे इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि पत्नी की पिटाई करना यह समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार नहीं है, यह समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार के विपरीत व्यवहार है। तो जब पत्नी की पिटाई करेगा पति, तो पति को समाज के कुछ गणमान्य या उसके जो बड़े सगे संबंधी है, पत्नी पक्ष से हो या स्वयं उसके पितृ पक्ष से हो, तो क्या होगा, वे उन्हें तर्क पूछेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तब पति वहां पर तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियों को बोलेगा, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पर वह तुलसीदास जी का रेफरेंस दे रहा है, और रेफरेंस बिल्कुल गलत तरीके से देकर वह अपनी बात को क्या कह रहा है, उचित सिद्ध कर रहा है, उचित साबित कर रहा है। तो यह हो जाता है भ्रांत तर्क। व्यक्ति द्वारा अपनी अनुचित बात को उचित सिद्ध करने के लिए दिए जाने वाले तर्क भ्रांत तर्क। अब इसका हम दूसरा पहलू भी देखते हैं। यहाँ पर तो पत्नी की पिटाई हो गई पति के द्वारा, पर किसी पति द्वारा पत्नी की हर इच्छा की पूर्ति करना, पत्नी की हर बात को मानना, यह व्यवहार समाज द्वारा उस पति को, उस पुरुष को जोरू का गुलाम कहलाता है, जोरू का गुलाम सिद्ध करवाता है। समाज उसे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पति को जोरू का गुलाम कहता है। इस स्थिति में वह अपने बचाव में या अपने व्यवहार के लिए
तर्क देता है। वह तर्क देता है कि जिस घर में स्त्री प्रसन्न होगी उस घर में ईश्वर का वास होता है, वह घर स्वर्ग होता है और उसके संपूर्ण प्रसन्नता का दायित्व मेरा है। तो यह भ्रांत तर्क है पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए किए हुए व्यवहार के बदले में समाज उसे जो जोरू का गुलाम कहता है, उस जोरू के गुलाम शब्द से बचने के लिए या उसे अपनी बात को सही सिद्ध करवाने के लिए यह तर्क देना होता है कि पत्नी को प्रसन्न रखना मेरा दायित्व है और जिस घर में पत्नी प्रसन्न होगी उस घर में स्वर्ग का वास होगा, क्योंकि स्त्री में देवी का वास होता है। यह तर्क देगा। तो ये है भ्रांत तर्क। तो भ्रांत तर्क ऐसे तर्क जब व्यक्ति का व्यवहार समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार के विपरीत होता है, परंतु वह क्या करता है, अपने व्यवहार को सही या उचित सिद्ध करने के लिए तर्क देता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे तर्कों को हम क्या कहते हैं, भ्रांत तर्क। अब हम भ्रांत तर्क की विशेषताएं देख लेते हैं। तो भ्रांत तर्क की जो सर्वप्रथम विशेषता है वह है भ्रांत तर्क विशिष्ट चालकों से संबंधित होते हैं। ये जो तर्क है इनका संबंध विशिष्ट चालकों से होता है, विशिष्ट अवशेषों से होता है। उसके पश्चात भ्रांत तर्क विशिष्ट चालकों से प्रेरित क्रियाओं का औचित्य सिद्ध करने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो भ्रांत तर्क है, ये जो विशिष्ट चालकों से प्रेरित जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का औचित्य सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं, औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके पश्चात भ्रांत तर्क अतार्किक होते हैं। यह जो तर्क होते हैं इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, अतार्किक होते हैं बिल्कुल। इसका कोई घटना से कोई संबंध नहीं, व्यवहार से कोई संबंध नहीं, बस हमें अपनी बात को सही सिद्ध करना है, उचित सिद्ध करना है। फिर उसके पश्चात भ्रांत तर्क व्यक्ति अपनी क्रियाओं की वास्तविकता को छिपाने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप करता है ना। पत्नी की पिटाई की उसने, पत्नी की पिटाई की, उसे पूछा बड़े बुजुर्गों ने कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। समाज के नागरिकों ने उसे पूछा तो उसने कहा, क्या कहा कि तुलसीदास कहते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो। तो उसने क्या किया, अपनी वास्तविक क्रिया को छुपाने के लिए या अपनी क्रिया की वास्तविकता को छुपाने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप भ्रांत तर्क दिया। उसके पश्चात भ्रांत तर्क वे मानसिक तर्क है जिन्हें संवेगों के आधार पर समाज में स्वीकार किया जाता है। अब समाज क्या करता है, ऐसे तत्वों को स्वीकार भी कर लेता है संवेगों के आधार पर, मनोभावों के आधार पर, संवेदना के आधार पर, जिसे हम फीलिंग्स के आधार पर या भावनात्मक आधार पर भी कह सकते हैं। फिर उसके पश्चात हम अगली विशेषता देखते हैं। तो भ्रांत तर्क कर्ता के प्राकृतिक लक्ष्य को न्यायसंगत सिद्ध करने के साधन है। जो करता है, कर्ता अर्थात व्यवहार करने वाला, पत्नी को पीटने वाला, इसका लक्ष्य क्या था, पत्नी को पीटना। इसे पत्नी को पीटने का जो लक्ष्य था या पत्नी को क्यों त्रासदी देना चाह रहा था, उस त्रासदी को क्या करता है, ये न्यायसंगत सिद्ध करता है कि सही हुआ, इसने पत्नी की पिटाई करना चाहिए। कहते हैं ना हम कि पत्नी को हमने हमेशा दबा के रखना चाहिए। एक जो ये कहावत होती है, एक हमेशा ये सेंटेंस कहा जाता है कि पत्नी को हमेशा कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, दबा के रखो। तो ये क्या किया है, भ्रांत तर्क क्या कर रहा है, कर्ता के प्राकृतिक लक्ष्य का न्याय संगत करने का साधन। तो हमारा जो व्यवहार है उसे न्याय संगत कर रहा है। फिर उसके पश्चात भ्रांत तर्क अस्थिर, लचीले और परिवर्तनशील होते हैं। इनमें बदलाव होते रहता है। हमारा व्यवहार जैसा हुआ उस व्यवहार के अनुसार हम क्या करते हैं, समय और व्यवहार के अनुसार तर्क नए नए रहते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहता है। वही तर्क देंगे, ऐसा नहीं है, समय और स्थितियों के अनुसार तर्कों में परिवर्तन होता है। उसके पश्चात भ्रांत तर्क द्वितीयक होते हैं। ये जो तर्क होते हैं ये द्वितीयक होते हैं। व्यक्ति उन्हें कहीं से भी सुनी सुनाई बातें, कहावतें या कहीं से भी उठाकर किसी भी संदर्भ में कैसा भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देता है, उनमें बदलाव करके उसे प्रस्तुत कर देता है, जिसे हम कहते हैं ये द्वितीयक होते हैं। उसके पश्चात भ्रांत तर्क अवशेषों की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति है किनकी, अवशेषों की, व्यक्ति के व्यवहारों के अवशेष।
व्यक्ति का जो व्यवहार हुआ उस व्यवहार के बारे में चर्चा हो रही है ना, तो उस व्यवहार का अवशेष मतलब उसके व्यवहार की चर्चा, तो इस अवशेषों की क्या है, अभिव्यक्ति है। फिर अगली जो विशेषता है, भ्रांत तर्क मूल प्रवृत्ति और तर्कों के मध्य की कड़ी है। यह जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति गुस्सेल है, हम क्रूर है, हो सकता है कि कोई पति क्रूर है, पत्नी को वह हमेशा सताना चाहता है, उसका उद्देश्य ही है कि पत्नी हमेशा उससे डरी रहे, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को सही सिद्ध करने या उसके व्यवहार को छुपाने के लिए क्या कर रहा है, ये मूल प्रवृत्ति और तर्क के मध्य एक कड़ी है, एक तर्क दे रहा है, वह अपनी प्रवृत्ति अपने व्यवहार को छुपाने के लिए, तो यह संतुलन का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। इसके लिए कोई व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति और तर्कों के मध्य संकल्प का काम करता है, कड़ी का काम करता है। कौन? भ्रांत तर्क। अब ये तो भ्रांत तर्क की विशेषताएं हो गई। अब भ्रांत तर्क के वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो भ्रांत तर्कों का जो वर्गीकरण है वह 4 आधार पर है। पहला, साधारण स्वीकृतियां, जिसे समाज द्वारा स्वीकृति दी है उन्हें हम साधारण स्वीकृति कहते हैं। ये वास्तविक नहीं होती, ये काल्पनिक होती है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, और ये क्या होती है कि ये बार बार साक्ष्य के रूप में दोहराई जाती है, बार बार प्रस्तुत की जाती है। ये साधारण, इसे समाज द्वारा स्वीकृति दी है, इसके बारे में किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं होती। बस किया है ना, ठीक है, पत्नी को नियंत्रित रखो, पत्नी को दबा कर रखो, पत्नी पर अधिकार बना के रखो, उसे डरा कर रखो। समाज द्वारा साधारण रूप से स्वीकृति दी है, प्रत्येक समाज द्वारा नहीं, पर समाज के कुछ लोगों द्वारा, पुरुष प्रधान समाज द्वारा कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद सत्ता, तो जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं, जो पैगंबर होते हैं या कोई संत होते हैं, इनकी बातों को हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता है। कौन सी सत्ता? करिश्माई सत्ता। क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये ईश्वर के द्वारा कही हुई बातें हैं, या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ इन्हें मार्गदर्शन है, जिन्हें हमें जैसा इनने कहा है वैसा ही हम मानते हैं। कोई साधु है, कोई संत है, उसने कहा कि भाई आप कल से आलू का सेवन नहीं करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, अगर हम उस संत को मानते तो आलू का सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम उसके पीछे कोई कारण नहीं देखेंगे, कोई तर्क नहीं देखेंगे, बस स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी को हम ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, उनके साथ कौन सी सत्ता है? करिश्माई सत्ता है, इसलिए हमने उनकी बातों को मान लिया। फिर उसके पश्चात भावना से अनुकूलन। कभी कभी समाज में व्यक्ति का जो व्यवहार है वह सही नहीं होता, परंतु फिर भी क्या होता है कि हम उस व्यक्ति की भावनाएं, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझकर हम क्या कर लेते हैं, उसकी बात को या उसके व्यवहार को स्वीकृति दे देते हैं, उसकी व्यवहार या उसकी बात को सच्चा साबित कर लेते हैं, तो ये हो जाता है भावना से अनुकूलन। फिर उसके बाद मौखिक प्रमाण। तो ये जो मौखिक प्रमाण है इसका क्या है, दूर दूर तक घटना से कोई संबंध नहीं होता। घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हो रही है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार से जो घटना हुई उसका कोई संबंध नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से कहने में कुशल है, कुशलता से अपनी बात को रख सकता है, अपने झूठ को भी सच साबित कर सकता है, तो वह क्या हो जाती है, मौखिक प्रमाण। कितना वो वाक कुशल है। कोई कोई व्यक्ति होता है ना, झूठी बातें प्रस्तुत करता है, लंबी बातें बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है, और हम उसकी बातों को मान लेते हैं। और इतना क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता है, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा है। तो ये होता है मौखिक प्रमाण, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार को सही सिद्ध करने के लिए बार बार देते रहता है। तो आज हमने पेरेटो के भ्रांत तर्क के सिद्धांत को समझा, भ्रांत तर्क को जाना। भ्रांत तर्क क्या है? व्यक्ति का ऐसा व्यवहार
जो समाज द्वारा अपेक्षित नहीं है। समाज नहीं चाहता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे, परंतु वह व्यवहार करता है और उस व्यवहार को वह अपने तर्कों द्वारा, जिसे हम कुतर्क भी कह सकते हैं, उसके अपने तर्कों द्वारा क्या करता है, वह उचित ठहराने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो यही तर्क क्या हो जाते हैं, भ्रांत तर्क हो जाते हैं।